नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी, दर्शकों जैसे-जैसे 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, विपक्षी गठबंधन, हालांकि ये शगुफा ही है। शगुफा एक बड़े ब्रांड इंडी अलायंस के नाम से शुरू हुआ था। उसकी 3 बैठकें हो गईं, लेकिन उसके बाद उठक-बैठक ही हो रही है, कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच एक नए तरह की बातें आपस में शुरू हो गई हैं, यानी इंडी अलायंस के बीच में ही कंपटीशन शुरू हो गए हैं। हुआ ये कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब ने बीपी सिंह, इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह की एक प्रतिमा लगवाई, एक मूर्ति लगवाई और उस मूर्ति के उद्घाटन के मुख्य अतिथि के रूप में अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनको बुलाया। अब ये दोनों इंडिया अलायंस के हिस्से हैं, कागज पे तो है ही हैं। कांग्रेस को नहीं बुलाया, कांग्रेस को पूछा तक नहीं उस तमिलनाडु में। तो ये इंडिया अलायंस के बीच ये क्या चल रहा है, जरा बाबा जी से इसी पर चर्चा करते हैं। बाबा जी, जगह तमिलनाडु, हिंदी बोली नहीं जाती, अखिलेश यादव को कोई पहचानता नहीं, बीपी सिंह चूंकि प्रधानमंत्री रहे हैं तो जो बूढ़े बुजुर्ग रहे होंगे तमिलनाडु के वो तो उनको जानते होंगे, लेकिन नए लोगों में से तो कोई जानता भी नहीं होगा बीपी सिंह को। बीपी सिंह की मूर्ति तमिलनाडु में लग रही है, एम.के. स्टालिन अखिलेश यादव को बुला के उद्घाटन करवा रहे हैं। उधर कांग्रेस जो है वो जातीय जनगणना ओबीसी ओबीसी चिल्ला रही है। सर ये क्या चल रहा है? ये किस तरफ जा रहा है 2024 में विपक्षी एकता का वो सो कॉल्ड सपना? सर एक बात बताऊं आपको, सच ये है कि ये तमिलनाडु की जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है उसमें मंडल की पॉलिटिक्स का क्या रोल है मैं तो समझ नहीं पाता। और अखिलेश यादव को वहां बुलाने क्या, या तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में वीपी सिंह का महत्व क्या है? और आपने जैसे सही कहा कि अगर 2-4-10 पुराने लोगों को छोड़ दे जाएंगे तो नई पीढ़ी तो वीपी सिंह का नाम नहीं जानती होगी। तो वीपी सिंह की मूर्ति लगवा के कौन से वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं स्टालिन? तब ये हमारी पॉलिटिकल समझ से तो परे है। या अखिलेश यादव वहां जाके कौन सा वोट बैंक बढ़ा देंगे, कई वोट बढ़ जाएगा डीएमके का, या डीएमके स्टालिन यूपी में आके कई वोट बढ़ा देंगे अखिलेश का, ये तो भाई यही दोनों लोग बता सकते हैं। पर मुझे ये सिंपल सर सीधे सीधे डीएमके द्वारा, स्टालिन द्वारा कांग्रेस से पिंड छुड़ाने की कवायद से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। भाई ये बात तो तय है, ये जान लीजिए कि विपक्ष को आज एक लग रहा है कि भाई उनके पास मोदी को घेरने का और कोई मुद्दा है नहीं। और मोदी ने पिछला दोनों चुनाव जो जीता है वो ओबीसी, भाई सारे प्लेटर के बाद आखिर भाजपा प्लस कहां से हुई? तो भाजपा प्लस हुई है ओबीसी वोट से। मुझे याद है तब 2019 का चुनाव हो रहा था तो मेरे एक मित्र हैं जयपुर से, उन्होंने मुझे फोन किया। उनके ना बहुत ब्यूरोक्रेसी में बड़ी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि जीत भाई क्या रिपोर्ट है? तो मैंने पूछा क्या हुआ? बोले यार बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और ये तो चुनाव तो बड़ा गड़बड़ जा रहा है। तो मैंने पूछा लंबी लाइन लगने से बोले क्या मतलब? बोले वो जो लोग लगे हैं लाइनों में वो सब समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। तो मैंने पूछा रुकिए मैं पता लगाता हूं। जब मैंने फोन किया तो उसने बोला हाँ बेशक वो सब ओबीसी वोटर है जो लंबी लंबी लाइनों में खड़ा है, पर वो तो भाजपा का वोटर बन चुका है। किसी जमाने में होता था अखिलेश का वोटर, समाजवादी पार्टी का वोटर, मुलायम सिंह का वोटर। जब मुलायम सिंह जी जिंदा थे तो उन्होंने क्या जबरदस्त अम्ब्रेला बनाई थी जिसमें शायद ही कोई ऐसी ओबीसी और ईबीसी बिरादरी होगी जिसका एक बड़ा नेता, बड़ा छत्रप
न रहा हो समाजवादी पार्टी में। भाई क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, क्या भूमिहार और इसके अलावा जितनी ओबीसी कास्ट है, ये बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। आज उनमें से एक भी नेता आपको अखिलेश के साथ दिखाई देता है? आप बताइए। तो सर, विपक्ष को पता है कि अगर मोदी को डिफीट करना है तो ओबीसी कार्ड के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो फिर ये जातीय जनगणना जो है ना, उसी ओबीसी वोट बैंक को रिझाने की एक कवायद है। उसमें अच्छा, ओबीसी, इनको अपने उस कार्यक्रम में एक ओबीसी चेहरा चाहिए था। सर, वो जब यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो इमरान खान नहीं चला गया था? गया था ना वहां, यूक्रेन चला गया था। तो लोगों ने कहा ये कौन सी डिप्लोमेसी कर रहे हो भाई? तो उनको लगा कि एक मूर्ख किस्म के, अपरिपक्व, इमेच्योर आदमी को बुला लेते हैं जो कि ओबीसी का नेतृत्व करता हो, ओबीसी चेहरा हो। तो इन्होंने अखिलेश यादव को बुला लिया और ये मुंह उठा के चले गए। ठीक बात है। ये भी नहीं सोचा कि हम जाके वहां हासिल क्या करेंगे। आप मुझे बताइए, क्या मतलब कौन सा नफा नुकसान इन्होंने कर लिया वीपी सिंह की मूर्ति लगा के? आज वीपी सिंह कितने प्रासंगिक हैं आज की राजनीति में? अखिलेश वहां कितने प्रासंगिक हैं तमिलनाडु में? या स्टालिन यूपी में कितने प्रासंगिक हैं? ये तीनों लोग। अच्छा, एक बात है ना, अखिलेश को भी कांग्रेस से पिंड छुड़ाना है। अब ये हालांकि पहेली है, आपने पिछले कार्यक्रम में कहा था व्यालोक भाई के साथ कि अखिलेश राहुल का पिंड छुड़ा रहे हैं या राहुल अखिलेश से पिंड छुड़ा रहे हैं, ये एक पहेली है। हालांकि मुझे, जहां तक मेरा आकलन है, अखिलेश नहीं छुड़ा रहे हैं। अखिलेश तो 20 सीट पर समझौता करेंगे। जो आज अखिलेश की हालत है ना राजनीतिक स्थिति, सर यूपी में अगर कोई अखिलेश को मात्र 20 सीट देगा ना, अगर आज महीन जी आ जाए, बोला ठीक है 40 सीट पर मैं लड़ूंगी, 20 पे राहुल लड़ेगा, 20 पे अखिलेश लड़ेगा, तो अखिलेश 20 पे मान जाएंगे। क्योंकि इनको पता है 0 सीट आने वाली है, खाता नहीं खोलेगा। अखिलेश जी को यह बात अच्छी तरह पता है। और मेरी बात आज आप नोट कर लीजिए, दर्शक नोट कर लीजिए, आज की जो वर्तमान राजनीति चल रही है, हो सकता है कि अखिलेश की 0 सीट आए। मतलब बहन जी 0, अखिलेश जी 0, राहुल गांधी 0 और बीजेपी 80 की 80 सीट ले जाए। तो उनको पता है यार, जब एक को सीट नहीं आना तो 20 सीट पे लड़ लो, शायद 2-4-10 आ जाए। तो सर, अखिलेश तो इतना गिर कर भी समझौता करेंगे, बने रहेंगे वो इंडिया अलायंस में। स्टालिन जा रहे हैं सर, स्टालिन खेद रहे हैं कांग्रेस को। जी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक बात है। अब यहाँ आपने जो बात कही वो तो साफ समझ में आ रहा है कि भाई वो स्टालिन जिनका हिंदी पट्टी में कोई नाम लेवा नहीं है, वो अखिलेश यादव जिनका कि साउथ की पट्टी में कोई नाम लेवा नहीं है, कोई जानता ही नहीं होगा कौन होंगे। तो उनका आपसी मिलन केवल और केवल, क्या आपको ये लग रहा है कि ये कांग्रेस के सामने एक कंपटीशन खड़ा किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस जो है, ओबीसी वाला अगर मैं बात करूं, तो कांग्रेस के राहुल गांधी इस समय लगातार जो है, आपने देखा होगा ना कि एक सवाल उनका तैरा कि साहब कितने सेक्रेटरीट में कितने आईएएस जो हैं वो सचिव कितने ओबीसी हैं। तो वो लगातार इस समय उनको समझ में आ गया है। 2014 से ही ये स्थिति देखी गई कि पैन इंडिया, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, बाद में उत्तर प्रदेश पे भी आ जाऊंगा, उसमें ओबीसी जो जाति है या ओबीसी जातियों का जो समूह है, उसका एक नेचुरल कनेक्ट बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ऐसा नहीं हुआ कि 2019 में हुआ है। 2014 में जो रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आया, वो बिना ओबीसी के आया ही नहीं, संभव ही नहीं था। 2019 में बल्कि वो और ज्यादा मजबूत हुआ, 2024 में वो कनेक्ट और ज्यादा मजबूत हुआ। लेकिन यहाँ एक फर्क है, नरेंद्र मोदी ने कोई जातिगत कार्ड खेल के उस ओबीसी वर्ग को अपने साथ नहीं किया, उन्होंने काम करके वर्ग, जो कि आप देखिए ना, मायावती इतने कम पे कैसे आ गई। मैं अगर उत्तर प्रदेश का ले लूं, इसका मतलब यह है कि दलित और महादलित भी
भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, 2014 में गया, 2019 में गया। आज अगर अखिलेश यादव की राजनीति की बात कर ली जाए तो यादव और मुस्लिम इनको छोड़ के एक भी ओबीसी की और जातियां इनके साथ नहीं रह गई हैं, जो कि आपने गिना दिया। तो अब यहाँ दो बात आती है, क्या कांग्रेस जो ओबीसी राजनीति का जो एक मॉडल है उसको लेके इस बार 2024 में जाने का प्रयास कर रही है, क्या उसके उस प्रयास में से हिस्सेदारी बटाने का ये उपक्रम है, चाहे एमके स्टालिन हो चाहे अखिलेश यादव हो? अच्छा, अगर है, क्योंकि ये लोग कास्ट पॉलिटिशियन ही रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स रही हो, इनके पिता की राजनीति रही हो, उधर एमके स्टालिन की राजनीति रही हो, उनके पिता की राजनीति रही हो, वहां निश्चित रूप से वो अगड़े पिछड़े की ही राजनीति रही है, यानी जातिगत राजनीति रही है। तो क्या इन जैसे इंडी अलायंस के छोटे घटक दल ये समझ रहे हैं कि हमारी तो यूएसपी यही है और ये यूएसपी पर कांग्रेस हाथ डाल रही है, तो क्या ये सारी कवायद, सारा झगड़ा इंडिया अलायंस के अंदर है, इसका 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने से का तो कोई तुक समझ में आ नहीं रहा है। तो ये भीतरी लड़ाई है इंडिया अलायंस की क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये पहले दिन से, जिस दिन इंडिया अलायंस बना था, मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि ये केले और बेर का जंगल खड़ा किया गया है। केला बेर, केला बेर। तो जो लोग, जो हमारे नए युवा दर्शक शायद केला और बेर की इस उपमा को नहीं समझ रहे होंगे, तो वो रहीम का दोहा है कि या रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वो झूमत तन आपने इनके फाटत अंग। अगर केले और बेर के पेड़ को एक साथ लगा दिया जाएगा तो जब हवा चलेगी और बेरी जब झूमेगी तो उसके कांटे उसके बगल में खड़े हुए केले के पत्ते को फाड़ देंगे। इसलिए केला और बेर कभी भी एक दूसरे के अगल बगल में सुखी नहीं रह सकते। मान लीजिए बेर को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा पर केला तो बर्बाद हो जाएगा। तो सर, ये इंडी अलायंस की जितनी पार्टियां हैं ये केला और बेर हैं आपस में। इनकी समस्या यह है कि ये एक साथ लग ही नहीं सकती। तो सब अच्छा, और इनको एक दूसरे की स्पेस ही खानी है और कुछ बची ही नहीं है। तो सर, अब एक दूसरे को ही खाकर बड़ा होना है, तो सर इसके अलावा विकल्प क्या है? और ओबीसी राजनीति, ओबीसी कार्ड, जातीय जनगणना, इसके अलावा आप बता दीजिए इनके पास मुद्दा क्या है? आप लोगों ने, आपने एक बात का शायद गौर नहीं किया, कल जब मूर्ति का अनावरण हो रहा था तो अखिलेश जी ने जो भाषण दिया है, वो भाषण सुना आपने? उसमें उन्होंने बोला कि इस सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करके हमारे नेताओं ने जो लड़ाई लड़ी थी, अर्थात रिजर्वेशन की लड़ाई, उस लड़ाई को खत्म कर दिया क्योंकि सब कुछ तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एकदम सही बात है। अरे भैया, आरक्षण किसमें? सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थानों में, सरकारी नौकरी के प्रमोशन में ही ना। सरकार ने जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया सरकारी नौकरी। भाई आज युवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोले सरकारी नौकरियों की वैकेंसी ही नहीं निकलती, निकलती है तो पूरी ही नहीं होती, भर्ती प्रक्रिया ही पूरी नहीं होती, कोर्ट से कहीं ना कहीं तो स्टे आ जाता है। भाई सरकार सरकारी भर्तियां नहीं कर रही है और प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन आरक्षण की व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। आरक्षण को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो प्राइवेटाइज कर दो। और प्राइवेट एम्प्लॉयर तो सिर्फ इसलिए आपको नौकरी पर नहीं रख लेगा क्योंकि आपकी जाति फलानी है और आपके पास फलानी जाति का प्रमाण पत्र है, वो तो मेरिट पे रखेगा। अगर किसी की सिफारिश से रख भी लेगा तो 3 महीने बाद निकाल देगा। तो वहां पे अखिलेश का दर्द छलक आया कि इस सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण और जातीय राजनीति के धरातल पे ही अटैक कर दिया गया है मोदी द्वारा। सर, इस पॉइंट को नोट करने की जरूरत है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, ये एक अलग है। यदि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब आरक्षण धीरे धीरे मेरिट पर ज्यादा महत्व फोकस हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मेरिट को ही तरजीह देता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और ये कहते हैं ना कि नाक चाहे इधर से पकड़िए या घुमा के पकड़िए, तो जो लक्ष्य है अगर वहां तक पहुंचा जाए तो ठीक है। एक जो आरक्षण हालांकि जिस भावना से दिया गया था, वो भावना कितनी पूरी हुई है, कितनी पूरी होती रही, आगे कितनी पूरी होगी, ये तो देखने वाली बात है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर समझ में आती है कि कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में इंडिया अलायंस का सपना देखा। नरेंद्र मोदी के सामने ये कोशिश हो रही थी कि पूरा विपक्ष का कोई एक कैंडिडेट इंडिया अलायंस से लड़ जाए पूरे देश में। लेकिन अब तो ये साफ दिख रहा है कि इंडिया अलायंस बिखर रहा है, बिखर ही नहीं रहा है, बल्कि अभी तो ये दो लोग दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी उधर अलग हैं, जो सोनिया का नाम आता है तो चुम्मियां देती हैं, राहुल गांधी का नाम जैसे ही आता है वैसे दीदी का चेहरा बन जाता है। तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं। मध्य प्रदेश में आपने देख ही लिया कि इन्होंने कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने वो कांग्रेस आलाकमान की कोई बात नहीं सुनी, और न सिर्फ बात नहीं सुनी बल्कि अखिलेश यादव को बेइज्जत करके भगा भी दिया, है ना। तो ऐसे में क्या किसी तीसरे चौथे पांचवें मोर्चा का भी आप वजूद देख रहे हैं? और अगर कोई इंडिया अलायंस के अलावा दो तीन मोर्चे और खड़े हो जाते हैं, तो फिर तो ये 2024 का चुनाव फिर से एक बार मल्टीपोलर हो जाएगा, और मल्टीपोलर हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो फिर एक बार उसके सामने मैदान खुला हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जानी ही जाती है अपनी इस बात की मजबूती के लिए कि जैसे ही मल्टीपोलर यानी बहुकोणीय मुकाबला हुआ, भारतीय जनता पार्टी बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देती है। तो ये क्या आप इंडिया अलायंस के बाहर या इंडिया अलायंस के अलग भी कुछ और गठबंधन देख रहे हैं? और देख रहे हैं तो फिर ये फायदा कहाँ किसको होने जा रहा है? सर देखिए, मैं तो देखा, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये इस प्रकार के जो गठबंधन की राजनीति है ना, और गठबंधन किसका, क्षेत्रीय दलों का, सर ये है ही टोटली फालतू की कवायद है। इसका जमीन पे कोई महत्व ही नहीं है। या तो गठबंधन वैसा बने जैसा जनता पार्टी का बना था 1978 में, 77 में, है कि सभी पार्टियों ने अपना विलय कर दिया था और एक पार्टी बन गई थी। तो जब आपकी अपनी कोई पार्टी बची ही नहीं, मान लीजिए एक नई पार्टी बन गई जिसका नाम इंडिया रख दिया गया, इंडी, तब तो बात समझ में आती है कि बाकी सब सपा बसपा कांग्रेस फांग्रेस सब खत्म, अमता ममता बनर्जी उधर पीडीपी और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस सब खत्म। सिर्फ एक पार्टी है देश में भाजपा के खिलाफ जिसका नाम है इंडी। तब तो बात समझ में आती है, तब तो टिकट की लड़ाई हो जाएगी कि किसको टिकट मिलेगा। पर जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, अब आप बताइए कश्मीर में अगर मान लीजिए 6 सीट है, आप आज अलायंस करा दीजिए, तो इसका मतलब 2 सीट पे पीडीपी लड़ेगी, मतलब जो जायज अलायंस है, 2 सीट पे पीडीपी, 2 सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 सीट पे कांग्रेस। इसका मतलब पीडीपी मात्र 2 सीट पे सिमट के रह जाएगी, जबकि उसका अच्छा खासा वोट बैंक इवन जम्मू में है। पीडीपी का बहुत अच्छा संगठन जम्मू और उधमपुर जैसी सीटों पर, जो कि हिंदू बहुल एरिया है, वहां भी पीडीपी का अच्छा वोट बैंक और अच्छा संगठन है। पर इंडिया अलायंस में अगर वो शामिल हो जाती हैं तो वो तो मात्र 2 सीट लड़ेंगे, उधर श्रीनगर की और बारामूला की, या उधर जो भी अनंतनाग जो भी है, उनकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी सर। उन्होंने जो इतने सालों से मेहनत करके जम्मू में जो अपना संगठन बनाया है, तो बोले कि हम, और उनका वो व्यक्ति जो पिछले 10 साल से जमीन पे काम कर रहा है कि मुझे एक समय आएगा जब पीडीपी का टिकट मिलेगा और मैं जम्मू से चुनाव लड़ूंगा पीडीपी के टिकट पर। बोला यार हम तो घास खोद रहे थे इतने दिन, हम बेवकूफ हैं।
तो उसके करियर का क्या होगा, उसके पिछले 10 साल की मेहनत। सर ये गठबंधन राजनीति का बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको ये गठबंधन करने वाले भूल जाते हैं। सर एक मान लीजिए सपा बसपा का अलायंस हो गया, ये सीट बसपा को चली गई, मैं यहां पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं, मैंने अपना करियर सब कुछ छोड़ दिया, मैं दिन रात जो है कभी किसी की बरही, कभी किसी की तेहरी, कभी किसी की तिलक, कभी किसी का बरच्छा, कभी किसी की पंचायत करता हूं। आई में टिकट सीट चले गई बसपा को, अब हम क्या घास खोदेंगे? तो मैं कभी भी बसपा का कैंडिडेट जीतने नहीं दूंगा कि अगर ये जीत गया तो दीजिए तो हमारा तो खत्म बन के यहीं बैठ जाएगा हमारे सिर पे, कभी जीतने मत तो भाजपा को जिताओ। सर ये गठबंधन राजनीति की बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि जमीन पे कार्यकर्ता, और सर मैंने तो अक्सर गठबंधन में देखा है कि दो पार्टियों का गठबंधन हो गया, इस पार्टी का वोटर भाजपा में आ गया। ऐसा हुआ 2019 के इलेक्शन में, हमने ये देखा सपा बसपा का गठबंधन हुआ, फिर भी वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ। तो सर ये है ही फालतू की कवायद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने जो बात कही ना कि अक्सर देखा है कि पता चला सपा बसपा का गठबंधन हो गया और वोटर जो है निकल के बीजेपी के पास चला गया, तो ये बहुत स्वाभाविक भी है। जब मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है तो बच्चे जो है चाचा और दादा के पास भाग जाते हैं, बड़ी अम्मा के पास भाग जाते हैं। तो ऐसा होता है और शायद यही वजह है कि मतलब जो कभी संभव नहीं लगता था वैसा गठबंधन 2019 में इसी सपा और बसपा का हुआ यूपी में, और उसके भी नतीजे कोई कैसे आए, बल्कि उसमें अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा नुकसान हो गया, मजा तो बुआ जी लेके चली गई। बहरहाल अब अगर चलते चलते मैं इस बात को कंक्लूड करूं कि बीपी सिंह, आपने पहले ही कहा कि बीपी सिंह अचानक उनका चर्चा में आ जाना, ये सारा कुछ ओबीसी, तो एक बात तो आप सही मानेंगे ना कि विपक्ष ने नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा की इस मजबूती को पहचान लिया है कि साहब ओबीसी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि ओबीसी वर्ग पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ है, तो हिंदू जनमानस के बीच में जातियों के आधार पर ये जो बंटवारा करके मजे लेने की कवायद थी, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की राजनीति रही हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की राजनीति रही हो, चाहे बीपी सिंह की राजनीति रही हो, उन सबका एक प्रयास को, ऐतिहासिक जो प्रयास रहा है उसको असफल करते हुए नरेंद्र मोदी ने ये तो कर दिया है कि 2014 से हिंदू जनमानस एक हो रहा है। तो अगर मैं ये आपसे कहूं कि क्या भाजपा की, नरेंद्र मोदी की इस मजबूती को विपक्ष ने पहचान लिया है? दूसरा कि हिंदू एक हो रहा है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि हिंदू अगर एक हो रहा है तो इन क्षेत्रीय दलों के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? और खास तौर से एमके स्टालिन की जब बात आ जाती है, अखिलेश यादव की बात आ जाती है, तो ये वही एमके स्टालिन है जिनके बेटे, जो कि उनकी सरकार का मंत्री भी है, उसने सनातन के नाश की बात कही थी। और वो सनातन का नाश करता हुआ एक नेता, उसके पिता, वहां पर अखिलेश यादव का जाना, तो अभी तक अखिलेश यादव अपने महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों से हिंदू धर्म और सनातन धर्म को गालियां खिलवा रहे थे, अब वो खुद जाके खड़े हो गए हैं ऐसे लोगों के साथ जो कि सनातन के नाश की बात कर रहे हैं। तो क्या हिंदुओं का एक होना 2014 से लगातार 2024 में और ज्यादा उसमें बढ़त दिखाई दे रही है? ये हिंदू विरोधी राजनीति करने वाले ऐसे तमाम चेहरों पर भारी पड़ रही है? क्या कहेंगे इसको? सर एक बात बताऊं आपको, इनफैक्ट कांग्रेस और अखिलेश पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि हमको सेक्युलर स्टैंस रखना है या हमको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना है। उनको ये पता है कि बीजेपी आइडियोलॉजिकल जो उनका जो ग्राउंड है ना, वो हिंदुत्व है, और हम सिर्फ जातीय समीकरण पे तो सरवाइव कर जाएंगे अगर चुनाव जातीय हो गया, परंतु यदि हमारा मुकाबला हिंदुत्व से हुआ तो भैया हिंदुत्व तो 80% है ना। इस तथ्य को पूरा विपक्ष स्वीकार करता है कि
मोदी को हराने के लिए हिंदू एकता को तोड़ना होगा, और हिंदू एकता को तोड़ने के लिए जाति ही एकमात्र औजार है, अस्त्र है। इसलिए वो ओबीसी कार्ड खेलना चाहते हैं। पर बात यह सर कि एक तरफ उनको लगता है कि नहीं, हम हिंदू एकता को इस जातीय कार्ड से नहीं तोड़ पा रहे, इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व भी चला लेते हैं। तो सर ये कंफ्यूजन का मामला है। अखिलेश जी भी कंफ्यूज्ड हैं, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं उसको, कौन मौर्य है वो, मौर्य को रोकूं कि न रोकूं, स्वामी प्रसाद मौर्य, मौर्य को रोकूं कि न रोकूं, मुसलमान को खुश करूं कि हिंदू को खुश करूं, आजम खान से मिलने जाऊं कि न जाऊं, है? तो सर अखिलेश और राहुल गांधी दोनों कंफ्यूज्ड हैं। सर ये राहुल गांधी और अखिलेश मिलकर कितना भी ओबीसी कार्ड खेल लें, सर हिंदुत्व का वो इंग्लिश में एक वर्ड है जगरनॉट, वो जो सुनामी जो चल रही है ना सर, और जो आने वाले समय में और ज्यादा बड़ी होगी, उसकी लहरें और बड़ी होंगी, उसमें आगे सर ये जातीय जो विभाजन की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बह जाएंगे सब, ये नहीं टिकेंगे, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये सिर्फ इनको मालूम है सर, असलियत एक बात और बताऊं, इनको मालूम है, अखिलेश को मालूम है कि हो सकता है इस बार मेरा खाता ना खुले, बहन जी को भी मालूम है, राहुल जी को भी मालूम है, तो कहते हैं चलो सीट ना आए, बेशक वोटवा तो बचा रहे, वोट परसेंटेज तो कहने को हो जाएगा कि हमने अपना 20% वोट मेंटेन किया है। सर अब ये सीटों की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं, अब ये सिर्फ वोट बैंक बचाने की कवायद कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दो, जिससे तो सर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जब ओलंपिक में या किसी भी गेम्स में जब खिलाड़ी खेलने जाता है ना, तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड को मेडल और सर्टिफिकेट सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड को नहीं मिलता है, जो बाकी लोग होते हैं उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, और उसका भी महत्व होता है कि हमने नेशनल में पार्टिसिपेट किया। तो सर ये लोग, इनको पता है हमारा मेडल नहीं आना है, पर पार्टिसिपेशन तो मिलेगा ना, तो सर ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये आधी अधूरी बेमन की कवायदें हैं, बिल्कुल, इससे ज्यादा मैं इनको महत्व नहीं देता। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जब कहा ना कि ये केवल इलेक्शन में हमने पार्टिसिपेट किया, इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसको अगर मैं हिंदी में ले आऊं तो कहते हैं ना कि हमने फलाने चुनाव में भाग लिया। अब ये भाग लिया शब्द को, दोनों शब्द को अगर एक साथ बोलिए तो अलग अलग टोन से बोलिए तो इसके दो मतलब निकलते हैं। हमने भाग लिया मतलब पार्टिसिपेट किया, और हम भाग लिए, तो ये देखना है कि इनके लिए कौन सा पार्टिसिपेशन वाला भाग लिए वो सच साबित होता है 2024 में, कि चुनाव से भाग लिए। आपने तो कहा कि इनको ये भी लग रहा होगा कि 0 सीट आनी है। तो बहरहाल कुल मिला के तमिलनाडु में हुई ये घटना जी, आप ये नोट कीजिए इस तथ्य को कि एक जमाने में सपा और बसपा का टिकट बहुत महंगा बिकता था सर। मैंने सुना है कि 10-10 करोड़ तक का भी टिकट बेचा है इन दोनों लोगों ने, और अब बहुत सारी सीटों पे कैंडिडेट मिलते नहीं हैं, तो कैंडिडेट से सिफारिश करना पड़ता है, तुम ही लड़ जाओ यार। बोले अरे सर हमारे पास पैसा नहीं है, बोले अरे चलो थोड़ा सा पार्टी फंड दिलवा देंगे, तुम ही लड़ जाओ। सर मोदी और योगी ने इन दोनों पार्टियों की ये हालत बना दी है। एक पार्टी और जोड़ी है उसमें सर, कांग्रेस के कम से कम 2019 के चुनाव में 1 दर्जन के आसपास ऐसे प्रत्याशियों को मैं जानता हूं जिन्होंने न सिर्फ पार्टी फंड से चुनाव लड़ा, बल्कि उसी में से बचाव चाहे के कायदे से अच्छा पैसा रख लिया। मान लीजिए 25 लाख आए कांग्रेस से, तो उनको लगा कि भाई जी इतना तो है नहीं, तो चलो 5 लाख खर्चा किया और 20 लाख चुपचाप घर में बैठ गए,
अपनी गाड़ी से 2-4 दिन घूम लिए। खैर ये परंपरा बहुत पुरानी रही है और बसपा और सपा दोनों के साथ ये स्थिति यहाँ भी है। तो ऐसा तो बहुत हुआ है कि इलेक्शन में लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिले हैं। 2019 में ही कांग्रेस को नहीं मिल रहे थे कैंडिडेट, बहुत सारी जगहों पे ऐसे थे जहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। बल्कि एक मेरे मित्र हैं, संपादक हैं, बड़े सीनियर संपादक, उन्होंने कहा तुमको कहीं चुनाव लड़ना है, बहुत ज्यादा राजनीति बतियाते रहते हो, अगर चुनाव लड़ना है तो भाई फलानी जगह जाओ और तुमको कांग्रेस का टिकट दिलवा देते हैं। तो हमने कहा अरे महाराज ऐसी कालिक मुंह पे मत लगवाइए, अगर कभी चुनाव, एक तो लड़ना नहीं है, अगर कभी लड़ना होगा तो कम से कम कांग्रेस से तो चुनाव नहीं है लड़ूंगा। तो बहरहाल आपने बिल्कुल एक बात सही की और सही कही कि ये कुल मिला के अपने अस्तित्व की लड़ाई है और 2024 में हम भी बारात में शामिल हैं, हम भी जिंदा हैं, हम भी नोता हकारी कर रहे हैं, इससे ज्यादा की कवायद नहीं है। लेकिन ये तमिलनाडु में जो कुछ भी हुआ है, ये कांग्रेस के लिए एक नया सरदर्द जरूर पैदा कर सकता है। सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि एनडीए अलायंस के भीतर के दल अपने अलग अलायंस की बात कर रहे हैं, बल्कि इस रूप में भी कांग्रेस के लिए महासरदर्द है कि अरे भाई साहब, हम तो इंडिया अलायंस लेके चल रहे थे, वो तो अलग हट ही रहे हैं, लेकिन ओबीसी कार्ड जो हम खेलने जा रहे थे उस कार्ड में भी बंटवारा हो रहा है। तो कुल मिला के ये मामला इंडिया अलायंस के बीच का है, कांग्रेस और उसके साथी जो भी बनने वाले थे उनके बीच का है। और मल्टीपोलर इलेक्शन अगर होता है तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को फायदा ही फायदा दिखता है। आगे आने वाले भविष्य में क्या होता है ये दर्शक हमसे बेहतर जानते हैं। दर्शकों, ये आज की चर्चा हमारी कैसी रही, तो आइए ये जरूर बताइएगा हमें। और इसी के साथ बाबा रामदास जी को आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम दर्शकों आप सब धन्यवाद जी, दर्शकों इसी के साथ आप सभी से विदा लेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।